विद्यार्थी मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम चतुर्थ सत्र का ऐच्छिक हिंदी का पाठ्यक्रम आज प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे ही ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होगी उसी समय हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमारे पाठ्यक्रम में जो आधुनिक कविताएं रखी गई उन कविताओं का अध्ययन आज प्रारंभ करते हैं। लगभग 12 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है, तो उन 12 कविताओं में इस सत्र में पहली कविता किसान इस शीर्षक से आपको दी गई। तो हम किसान इस कविता का अध्ययन करने के पूर्व इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त का संक्षेप में जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू की परीक्षा के अंतर्गत आपको कवि के जीवन परिचय पर आधारित बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए कवि का स्थूल रूप से जीवन परिचय आपको होना बहुत जरूरी है। मैथिली शरण गुप्त वैसे खड़ी बोली हिंदी के एक प्रतिष्ठित रचनाकार और द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कई लोग उनको तो भारतीय संस्कृति का अमर गायक के रूप में संबोधित करता है। और वैसे मैथिली शरण गुप्त वे एक हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि भी है। उनका जन्म 14 अगस्त 1886, वहाँ गलती हो चुकी है, 1886 में चिरगांव जिला झांसी में उनका जन्म हुआ है और मृत्यु 1965 में हुई है। उनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त रहा। वे एक राम भक्त कवि रहे। अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके पिताजी की ओर लगभग 13 गांव की जमींदारी रही। उनके पिताजी के कारण यहाँ मैथिली शरण गुप्त कविता लेखन करने लगे। पिताजी ने ही उनको लिखने की प्रेरणा दी है। बचपन में लिखी हुई कविता अपने पिताजी को दिखाते थे। पिताजी ने पढ़कर मैथिली बाबू को आशीर्वाद भी दिया। वे कहते हैं कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा। ऐसा एक आशीर्वचन पिताजी का मिलने के कारण ने कि मैथिली शरण गुप्त एक मेधावी एवं प्रसिद्ध कवि के रूप में हिंदी काव्य जगत में चर्चित रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में ही हुई। उनके पश्चात वे मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी में प्रवेश लेते हैं। वहाँ भी वो विधिवत रूप से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करते हैं, लेकिन महाविद्यालयीन शिक्षा में उनको रुचि न होने के कारण वह ग्रहण न कर सके। यहाँ एक तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि मैथिली शरण गुप्त का मूल नाम मिथिलाधिपति नंदिनी शरण इस तरह का रहा और उनके नज़दीकी लोग उनको दद्दा इस नाम से संबोधित करते रहे। मैथिली बाबू का मुंशी आजमेरी के साथ बहुत ही गहरा संबंध आया है। मुंशी आजमेरी के पिताजी मैथिली शरण गुप्त के
पिताजी के साथ उनके दरबार में रहते थे। उसी समय ने कि मुंशी आजमेरी की भी मुंशी आजमेरी के साथ भी मैथिली शरण गुप्त को रहने का सहवास मिला और उनके सहयोग में रहकर उन्होंने काव्य लेखन की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया और वो लेखन करने लगी। उनकी लिखी हुई रचनाएं उस समय की सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। उस पत्रिका के तत्कालीन संपादक ने कि यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। उनको दिखाकर वे यहाँ अपना काव्य लेखन करते थे। कई लोग तो यहाँ मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी ही रहे और उनके सहयोग में रहकर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अधिक मात्रा में वो लेखन करते रहे। घर पर उन्होंने हिंदी का बहुत अधिक मात्रा में साहित्य पढ़ा। चंद्रकांता नामक उपन्यास जनाब देवकीनंदन खत्री का उन्होंने घर पर ही पढ़ा और हिंदी भाषा के प्रति उन्हें उस समय अधिक रुचि निर्माण हुई। उनके बड़े भाई राम किशोर द्विवेदी के कारण वे महावीर प्रसाद द्विवेदी से मुलाकात करते हैं और वहाँ उनके पत्रिका में लेखन करने का भी यहाँ मैथिली बाबू ने काम किया है। वैसे देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त का वैयक्तिक जीवन भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे। इसी कारण उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। महात्मा गांधी की विचारधारा से वे प्रभावित थे। राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत के रूप में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ अपना काम किया है। जब मैथिली शरण गुप्त जी का कि सुवर्ण जयंती महोत्सव 1936 में मनाया जाता है, तब स्वयं महात्मा गांधी जी उनके गांव आते हैं और एक दिन वे उनके गांव में मुक्काम भी किए हैं। इतना एक संबंध महात्मा गांधी के साथ मैथिली शरण गुप्त का रहा है। उनके कविता के अंतर्गत देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति की तीव्रता, श्रम के मूल्यों को वो स्थापना करना चाहते हैं। स्वदेश प्रेम, भारतीय संस्कृति एवं अतीत का गौरवगान उनके अंतर्गत दिखाई देता है। उपेक्षित स्त्रियों को नायकत्व प्रदान करते हुए उनके संदर्भ में उनके लेखन करने का काम भी मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर किया है। वैसे देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त का लेखन तत्कालीन यानी कि कवियों के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणादायी रहा है। इसीलिए तो उनके पश्चात राष्ट्रभक्ति की धारा हर काव्य आंदोलन में हमें देखने के लिए मिलती है। मैथिली शरण गुप्त को उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने साहित्यिक सेवा की है, इसीलिए मंगला प्रसाद नामक पुरस्कार उनके साकेत इस महाकाव्य के लिए प्राप्त हुआ है, जो 1957 में उन्हें मिला है। 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे साहित्य वाचस्पति इस उपाधि से सम्मानित भी किए जाते हैं। 1948 में उन्हें आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट की उपाधि भी प्रदान की जाती है। 1952 से लेकर 1964 तक मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत रहे हैं। तो ऐसे एक साहित्यिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में भी मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अधिक मात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित रचनाओं में जो महत्वपूर्ण रचना है वो मैंने स्क्रीन पर दी है। भारत भारती और साकेत, ये दो उनकी
बहुचर्चित ऐसी रचना कही जाती है। भारत भारती इस नाम की रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को विश्व साहित्य में बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। साकेत ये उनका महाकाव्यात्मक ने की रचना विभाग है। उसके साथ ही साथ उन्होंने यशोधरा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज ऐसे अनेक काव्य संग्रहों का लेखन किया है। कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य का लेखन किया है। उन्होंने कई रचनाओं का, संस्कृत रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। इसमें विरहणी ब्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ वध, उमर खयाम की रुबाइयाँ, हिडिंबा, प्लासी का युद्ध, स्वप्नवासवदता आदि रचनाएं उनकी अनुदित रचनाएं कही जाती है। तो ऐसे एक विविध आयामी राष्ट्रभक्त कवि का देहांत 1965 में हुआ है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के एक चर्चित ऐसे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। उनकी आपके पाठ्यक्रम में किसान नामक कविता दी गई। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय किसानों की मेहनत और कठोर परिश्रम की वृत्ति को यहाँ रेखांकित किया है। वैसे देखा जाए तो किसान नामक कविता किसानों की परिश्रमशील वृत्ति के साथ साथ उनकी मानवतावादी तथा उदार दृष्टि का परिचय हमें देती है। किसान वर्ग धूप में, ठंडक में, बारिश में बहुत अधिक मेहनत करता है, तो भी उन्हें 2 जून की रोटी प्राप्त करना आज असंभव सा हो रहा है। इतना मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी सर्वस्व धन ने कि औरों के घर में चला जाता है। वो कर्जा निकालकर अपने खेतों की बुआई करता है। जैसे ही फसल आती है तो महाजन वर्ग उनकी पूरी फसल अपने घर में ले जाते हैं। तो ऐसे किसान वर्ग की दयनीय अवस्था किस तरह से अपने देश में है, इसकी प्रचिति उन्होंने किसान नामक खंड काव्य के अंतर्गत दी है। तो इन किसान नामक कविता की पंक्तियों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए